दामोदर जी के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा आपस में कानाफूसी कर रहे थे। पूरे 12 घंटे हो गए बहू की लाश आंगन में पड़े पड़े, पर दामोदर जी अपनी जिद पर डटे हुए थे कि जब तक बहू के मायके से उसके कफन का कपड़ा नहीं आएगा तब तक यहाँ से बहू की अर्थी नहीं निकलेगी। दरअसल बीते शाम को अचानक हृदयघात की वजह से दामोदर जी की बहू का देहांत हो गया था। एक तो ऐसे माँ का साथ छोड़कर जाना और ऊपर से दामोदर जी की ऐसी बातें सुनकर दामोदर जी की 16 साल की पोती श्रुति को बड़ा आक्रोश के साथ दुख भी हो रहा था। काफ़ी देर तक अपने दादाजी की ऐसी जिद और अपनी माँ के पार्थिव शरीर को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर उसने कहा, कब तक मेरी माँ की पार्थिव काया यूं ही आंगन में पड़ी रहेगी? आप लोग इंसान हैं भी या नहीं? जिस औरत ने अपना सारा जीवन आप लोगों के नाम कर दिया, आज उसी की ऐसी दशा। मैं पूछती हूँ, अगर माँ के मायके से कफन नहीं आया तो क्या ये यूं ही बीच आंगन में पड़ी रहेगी? आखिर क्यों? इसलिए कि ये एक औरत है? क्यों ऐसे नियम सिर्फ औरतों के लिए ही बनाए जाते हैं? आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और श्रुति बोले जा रही थी। फिर वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा आप तो कुछ बोलो। दादाजी को क्यों वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जबकि उनको भी पता है माँ के मायके से उनका कफन नहीं आने वाला। कब तक मेरी माँ इस तरह पड़ी रहेगी? क्या उन्हें इतना भी सम्मान नहीं दे सकते? जाते जाते रोती बिलखती श्रुति रात से अपनी माँ की पड़ी बेजान शरीर को देखकर कहती है, फूट फूट कर रोती बिलखती श्रुति को देख श्रुति की दादी श्यामा जी उसे अपनी बाहों में समेटना चाहें, पर श्रुति ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर रोक दिया और फिर कहने लगी, दादी आप तो एक औरत हैं, आप तो समझा सकती हैं सबको, पर नहीं, आपको भी समाज के ढकोसलों को बढ़ावा देना है। अरे माँ के मायके से नहीं आया तो क्या हुआ, मैं लाकर देती हूँ अपनी माँ का कफन। कहते कहते श्रुति जमीन पर निढाल होकर अपनी माँ के बेजान पड़े शरीर के पास गिर जाती है और माँ के सीने पर सिर रखकर रोने लगती है। तभी श्रुति के पापा राघव जी उसके पास आकर नम आंखों से कहते हैं, बेटा ये दुनिया की रीत है, इसे हम नहीं बदल सकते, इसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है। उठ बच्चा, अब शांत हो जा। देख कुछ देर और हम लोग इंतज़ार करते हैं तेरे मामा मामी का, फिर देखते हैं। पर क्यों पापा इंतज़ार करना? क्या हम खरीद के नहीं दे सकते अपनी माँ के लिए अंतिम कपड़ा? क्यों हर ऐसी चीज़ों के लिए मायके वालों की राह देखनी पड़ती है? माँ ने अपना सर्वस्व आप लोगों पर निछावर कर, पर क्या एक अंतिम कपड़ा देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मायके वालों की है? ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है एक औरत के साथ? कहने के लिए तो ये माँ का घर है, पर क्या उन्हें एक अंतिम कपड़ा पाने का हक भी नहीं है ससुराल से? ये कैसा नियम है जो सिर्फ औरतों पर ही लागू होता है, वो भी उस स्त्री पर जो अपने लिए जीवन नहीं जीती बल्कि दूसरों के लिए सांसें लेती है। जब जीवन से मरण तक सारे कपड़े मायके से ही आते हैं तो वे ससुराल किस बात की? सारी उम्र ससुराल के नाम करके भी उन्हें क्या मिलता है? जिसका हक
इस घर पर सबसे ज़्यादा होता है, उसे तो जिंदगी भर दूसरे घर का समझ कर रखते हैं। तभी तो ऐसे खोखले नियम बनाए गए हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर पापा, जब मेरी शादी होगी ना, तब मुझे शादी के समय ही कफन के कपड़े भी साथ दे देना, ताकि मुझे भी अंतिम समय में माँ की तरह लाचार नहीं होना पड़े। श्रुति, ये क्या बकवास किए जा रही है? बच्ची है, बच्चे की तरह रहे। अब तू सिखाएगी हमें रीत रिवाज। दामोदर जी श्रुति के दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं। हाँ दादाजी, मैं सिखाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ का ये अपमान मृतावस्था में नहीं देख सकती। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरी माँ के जाने से, पर मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने उन्हें उस वक्त देखा है जब वो अपने मायके जाने के लिए तड़प उठती थी, पर आप लोग उन्हें जाने नहीं देते थे। कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें इस घर की चार दीवारी में कैद कर रखा था, और ना ही किसी मायके वालों को इस घर में आने की इजाज़त थी। आपने ही मना किया था ना दादाजी, हमारी नाना नानी और मामा मामी को, कि गलती से भी इस घर में कदम नहीं रखना, वरना अपनी बेटी को सदा सदा के लिए अपने साथ ले जाओ। यही कहा था ना आपने? फिर अब किस मुंह से राह ताक रहे हैं? नाना नानी अगर जिंदा होते तो उम्मीद भी होती कि कोई ना कोई लेकर आता, पर मामा मामी से तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। घर के अंदर ऐसी बातें सुनकर बाहर खड़े लोगों में कानाफूसी और तेज हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी दामोदर जी को ही दोषी करार देने लगते हैं। दामोदर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब किस मुंह से बहू के मायके वालों का इंतजार कर रहे हैं? बेचारी को कभी मायके जाने नहीं दिया, और अब जब लेने की बारी आई तो नियम कायदे की बात कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो बहू बेटियों में भेदभाव करते हैं। भीड़ में खड़ा एक आदमी बोल रहा था। तभी समाज के सबसे बुजुर्ग आदमी देवेंद्र जी को वहीं पड़ोस में रहते थे आंगन में आते हैं और दामोदर को कहते हैं, दामोदर, तूने आज तक अपनी बहू के साथ जो भी किया गलत किया, पर अब तो वो इस दुनिया से जा चुकी है, तो कम से कम अब तो अपने कर्म सुधार ले। बहू को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे, ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। ऐसे भी तूने तो बहू के मायके खबर भी भिजवाई होगी। अब तो इतनी जल्दी तो वो लोग आना भी चाहें तो नहीं आ सकते। इसलिए जैसा श्रुति बिटिया कह रही है वैसा कर, नहीं तो मैं ला कर देता हूँ बहू के लिए कफन। भाई साहब, आप कह रहे हैं ये सब? दामोदर जी देवन जी से कहते, हाँ दामोदर, मैं कह रहा हूँ। अरे, जिनके माता पिता नहीं होते तो भी तो उनका अंतिम संस्कार होता ही है ना? और यहाँ तो हमारी बहू है जिसने अपनी सारी उम्र तुम सबके नाम कर दी। मैं ला कर देता हूँ तेरी बहू के लिए अंतिम कपड़ा। देवेंद्र जी का बड़ा दिल देखकर श्रुति उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब जल्दी से अपनी माँ को सुंदर से तैयार कर, जैसे कोई दुल्हन हो, और मैं इसके पिता होने का फर्ज निभाकर आता हूँ। बेटा, श्रुति के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए देवेंद्र जी ने कहते हैं। फिर श्रुति अपनी माँ का 16 श्रृंगार करती है और फिर नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देती है। दोस्तों, आखिर क्यों
एक औरत के कफन का इंतज़ाम उसके मायके वाले करते हैं। कब तक औरतों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाएगा? जिसने पूरी उम्र अपने पति, बच्चों और परिवार को समर्पित कर दिया, वो हो उसे अंतिम घड़ी इसलिए इंतज़ार करना पड़ता क्योंकि उसके मायके से कफन का कपड़ा मंगवाया जाता है। ये कैसी रीत है? कब तक स्त्री पुरुष को दो तराजू में तौलते रहेंगे? कब मिलेगी ऐसे खोखले आदर्श नियम से छुटकारा? सवाल कई हैं, पर जवाब अभी भी बाकी है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सिर्फ अपने विचारों को रख रही हूँ। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये रचना पूरी तरह से मेरी लिखी हुई है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए दिल खोलकर सुझाव दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पहला, मेरा मकसद आपको पता ही है। दूसरा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तीसरी बात, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मैं हाजिर होती हूँ फिर से इस कहानी को